हेलो एवरीवन, मैं रवि तिवारी। आशा करता हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में फिट एंड फाइन होंगे और अपने अपने लाइफ में अपने टारगेट्स, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए रोजाना एक बेहतरीन इनपुट दे रहे होंगे। आइए आज की इस इंटरव्यू की चर्चा का विषय इलेक्ट्रिकल मशीन ही है और आज के इस सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी डोंट प्लेस वाइंडिंग्स ऑन द योक ऑफ द ट्रांसफार्मर, व्हाई वी ऑलवेज प्लेस वाइंडिंग्स ऑन द limbs, and if we place the windings on the yoke, then what will happen to the operation or operating principle of the transformer and how it is going to be affected. चलिए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। पहले मैग्नेटिक सर्किट को हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है और कंस्ट्रक्शन जो होता है ट्रांसफार्मर का वो किस तरीके से किया जाता है। ये कोर होता है, आयरन कोर होता है, फेरस रिलेटेड मटेरियल से बनाया हो जाता है। और आयरन, जैसे कि आयरन एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है और इसको अपन योक बोलते हैं। अपर पार्ट को जहाँ पे वाइंडिंग्स प्लेस्ड नहीं है, ये वो अपर और लोअर पार्ट को योक बोलते हैं। और ये जो साइड वाले पार्ट हैं लिम्ब, इनको लिम्ब कहा जाता है जहाँ पे वाइंडिंग प्लेस की गई है। और ये जो फ्री एरिया है इसको विंडो एरिया अपन बोलते हैं, जो रेड शेडेड पोर्शन से मैंने रेड शेडेड पेन से शो किया हुआ है। अब इसमें प्राइमरी साइड में वोल्टेज इनपुट देने के कारण यहाँ पे इस वाइंडिंग्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा और जिसके कारण फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा और ये फ्लक्स अपना पाथ कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेगी और इस पूरे मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ को हम लोग लेंथ ऑफ द फ्लक्स पाथ कहेंगे। और अगर इस कोर को हम लोग इस तरीके से कट करें और देखें तो कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग को इस तरीके से मिलेगा कोर का, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर कहलाता है, जिसको हम लोग एसी से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब आइए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग इंसुलेशन और वाइंडिंग्स कहाँ पे प्लेस करें। ये एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे लिम्ब में वाइंडिंग प्लेस की गई है। अब इस कोर में, ये जो कोर किसी भी ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आयरन या फिर फेरस रिलेटेड मटेरियल से ही बनाया जाता है। अब ये जो आयरन होता है मटेरियल, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है और ये जो हमारी वाइंडिंग प्लेस की हो जाती हैं, वाइंडिंग्स भी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ही होते हैं। और अपने को पता है कि कंडक्टर टू कंडक्टर जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है। तो इसी तरीके से इस कोर का जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और ये जो वाइंडिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ही है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। अब ये इंसुलेशन जो कि मैं ग्रीन पेन से शो किया हुआ हूँ, ये दोनों तरफ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोग प्लेस करेंगे। और अगर हम लोग इस वाइंडिंग को लिम्ब से उठा के योक पे इंस्टॉल करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर का कोर है जो कि आयरन कोर है, फेरस रिलेटेड मटेरियल से बना हुआ। अब इस आयरन कोर जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, ये भी वाइंडिंग भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, दोनों को इंसुलेशन से हम लोग सेपरेट करके इंस्टॉल करते हैं वाइंडिंग्स कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में। तो ये इस कंस्ट्रक्शन में लिम्ब में वाइंडिंग प्लेस की गई है और इस कंस्ट्रक्शन में योक में वाइंडिंग प्लेस की गई है। दोनों के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ये वोल्टेज बिल्डअप करेंगे, इंड्यूस करेंगे और जिसके कारण प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज का स्टेप अप और स्टेप डाउन बहुत ही इजीली ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू किया जा सकता है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं आएगा, साइंस कहता है। लेकिन वी आर इंजीनियर्स, वी आर इकोनॉमिस्ट, वी हैव टू थिंक फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू कि दिस कंस्ट्रक्शन इज एडवांटेजेस फॉर अस और दिस कंस्ट्रक्शन इज एडवांटेजेस। बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, if something is taking lot amount of time, lot amount of money or unnecessarily, so we don't go for it generally. So the thing is, हम लोग यहाँ पे भी बाइंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर्स हम लोग क्या प्रेफर करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब ये जो इंसुलेशन ग्रीन कलर के पेन से हमने शो किया हुआ है, इस इंसुलेशन का जो पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स इंसुलेशन डिसाइड करते हैं
और जब भी हम लोग इंसुलेशन डिज़ाइन करते हैं, इन 3 पैरामीटर्स को माइंड में लेके चलते हैं कि ये इंसुलेशन वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसकी कुछ वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है, कुछ टेम्परेचर रेंज होता है और कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस झेलने की शक्ति होती है, कैपेबिलिटी होती है। अब ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, जैसे कि ये नॉर्मल ये मटेरियल है, इंसुलेशन है, इंसुलेटेड मटेरियल है, इसकी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी 100 वोल्ट की है। और अगर मैं 100 वोल्ट से एक्सीड करके 150 या फिर 200 या 500 वोल्ट इसमें अप्लाई करूं तो इसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस इंसुलेटेड मटेरियल में से करंट पास कर जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चालू कर देगी। तो इसकी कुछ वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है। तो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना पड़ेगा कि कितना वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है किस इंसुलेटेड मटेरियल की, उस हिसाब से हमको इंसुलेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इंसुलेटेड का इंसुलेशन डिजाइन का सेकंड पैरामीटर है टेम्प। इस इंसुलेटेड मटेरियल का टेम्परेचर रेंज भी बहुत मैटर करता है इंसुलेशन डिजाइन में। कि सपोज करिए इस इंसुलेटेड मटेरियल की वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी 50 डिग्री सेल्सियस है। 50 डिग्री सेल्सियस में ये इंसुलेटेड मटेरियल 100 वोल्ट ब्लॉक कर सकता है, वोल्टेज ब्लॉक कर सकता है। अब अगर मैं इस मटेरियल की टेम्परेचर इंक्रीज करके एक्सीड करके 50 डिग्री सेल्सियस की जगह 70 डिग्री सेल्सियस कर दूं टेम्परेचर, तो इसकी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी रेड्यूस हो जाएगी। जो 100 वोल्ट 50 डिग्री सेल्सियस पे ब्लॉक कर रहा था वो 100 वोल्ट ना करके 70 वोल्ट तक ही ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इसकी रह जाएगी, फॉर एग्जाम्पल। और अगर मैं फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ और 80-90 डिग्री सेल्सियस तक जाता हूँ, तो इसकी जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस होते हुए 50 वोल्ट तक रह जाएगी या फिर 40 वोल्ट तक रह जाएगी। और इसी तरीके से जैसे-जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इस मटेरियल की रिड्यूस होती चली जाएगी और ये ईज़िली अपने में से करंट के फ्लो को अलाउ करेगा। अब थर्ड पैरामीटर जो इंसुलेशन डिजाइन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इंटरव्यू क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल स्ट्रेस। अब इस इंसुलेटर की मैं सपोज करूं कि जो स्ट्रेस ये है, मैकेनिकल स्ट्रेस जो झेल रहा है, जो कैपेबिलिटी है इसकी, उस मैकेनिकल स्ट्रेस कैपेबिलिटी पे इसका वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी 100 वोल्ट है। और अगर मैं इसके मैकेनिकल स्ट्रेस इसमें बढ़ा दूं, मैं ज्यादा प्रेशर इस पे दूं, मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ा दूं, तो इसकी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी 100 वोल्ट से रिड्यूस होके 50 वोल्ट, 70 वोल्ट या फिर 60 वोल्ट, 40 वोल्ट पे रिड्यूस हो जाएगी। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, तीनों की पॉइंट्स हैं। आपको केवल मशीन में ही नहीं, किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में अगर इंसुलेशन की बात आती है या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं भी इंसुलेशन का बात आता है, तो ये 3 की पॉइंट्स आपको याद माइंड में रखना है कि वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी उसकी होती है, टेम्परेचर रेंज होता है और मैकेनिकल स्ट्रेस होता है। इन्हीं 3 पैरामीटर के हिसाब से हम लोग किसी भी मटेरियल का इंसुलेशन डिजाइन करते हैं। और ये केवल मशीन में ही एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी इंसुलेशन में मटेरियल में एप्लीकेबल है और पावर सिस्टम या फिर अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में और किसी भी इंटरव्यू में अगर जब आप इंसुलेशन की बात करते हैं तो की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ये 3 मटेरियल 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है इंसुलेशन। तो ये इंसुलेशन का जो 3 पैरामीटर्स है यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कशन हमको करना है। अगर इस तरीके की मशीन है, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है और वाइंडिंग्स हम लोग लिम्ब में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो यहाँ पे जो इंसुलेशन प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर ही सफिशिएंट होता है इसके वोल्टेज को ब्लॉक करने के लिए। और ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर लेस कॉस्टली होता है, बहुत चीप होता है, इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है। और अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके का कंस्ट्रक्शन फॉलो करें और योक में वाइंडिंग्स प्रोवाइड करें, तो ये जो सपोज करिए ये योक ऑफ द ट्रांसफार्मर है, इस योक ऑफ द ट्रांसफार्मर में यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड की गई है और ऑन टॉप ऑफ द इंसुलेशन और दिस योक वी हैव टू प्लेस आवर वाइंडिंग। सो ये जो वाइंडिंग का वेट है और जो ग्रेविटी इसको खींच रही है, जिसके कारण इसका जो बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है, ये इंसुलेटेड मटेरियल है
और यहाँ पे जो वाइंडिंग प्लेस की जा रही है इस वेट के कारण वाइंडिंग के, इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा वो मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा होगा इस मटेरियल पे, तो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इसकी रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो इंसुलेशन हम लोगों को इस कंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड करना रहेगा वो कॉस्टली होंगे और इकोनॉमिकल नहीं होंगे। जैसे कि इस इस तरीके के कंस्ट्रक्शन के लिए अपने को हार्ड कंपोजिशन मटेरियल यूज करना पड़ेगा। हार्ड कंपोजिशन मटेरियल इन द सेंस पीवीसी, माइका और एस्बेस्टस एज अ इंसुलेटेड मटेरियल यूज करना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमिकल नहीं है। और ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर बहुत चीप होता है, इजीली अवेलेबल है, इसीलिए इस तरीके का कंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो करते हैं और जनरली हम लोग योक में फाइंडिंग्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और इंसुलेशन की जब भी बात की जाए ये 3 पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि मैप तैयार करना है, और किसी भी इंटरव्यू के किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी इंसुलेशन का जिक्र होता है तो आपको ये 3 पॉइंट अगर आपको रिमेंबर है तो आप इजीली टैकल कर सकते हैं इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।